सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर है हमारा 13वां है, 9वीं कक्षा का। 9वीं कक्षा का ये चैप्टर हमारा 13वां पाठ, जिसका शीर्षक है ग्राम श्री, और जिनके कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए हम सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत के जीवनी के बारे में जानेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ सन 1900 में, और उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत। मतलब कि उनका जो काव्य था, उनका ज़्यादातर काव्य छायावादी था। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावंश हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी 1977 में। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावादी, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए हैं। उनकी विभिन्न रचनाएं हैं: वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्रामा, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी मिला है उनको, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो पंत जी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द से शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो उनका जो अभिव्यक्ति है क्या, सटीक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। तो जो हमारी कविता है श्री ग्राम, जो यहाँ पे जो कविता आपकी ग्राम श्री, तो कविता में पंत ने गांव की प्रकृति और सुषमा और समृद्धि का मनोहर वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली ललहारती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि की रोमांचित करती है, और उसी रोमांचिक की उपलब्ध है ये कविता। तो हमारी जो कविता है ग्रामश्री, तो आइए हम ग्रामश्री के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। ग्रामश्री। ग्रामश्री फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पे हमारे सुमित्रा तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं, यहाँ पे खेतों की हरी भरी जो प्रकृति है बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि कविता में प्रस्तुत जो पंक्ति हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी हरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली है। गांव में क्या, चारों तरफ हरियाली फैली है खेतों में दूर तक। ठीक है, मखमल की कोमल हरियाली, मतलब दूर तक क्या हरियाली फैली हुई है। लिपटी है, जिसमें रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली। तो कहना चाहते हैं सुबह सुबह इस पर जो ओस की बूंदें गिरती हैं, और सूर्य के बाद जब सूर्य की किरणें उन बूंदों पर पड़ती है, तो जो जैसे सारा वातावरण झिलमिल चमक उठता है, ऐसा प्रतीत होता है। खेत की हरियाली पर चांदी की चद्दर सी बिछी हुई है, चांदी की उजली जाली सी। तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो ये कहना चाहते हैं कि नए उगे हुए पत्ते, जो हरे हरे तन मतलब हरे हरे जो नए नए पत्ते उगे हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जाती है, जैसे आर पार चली जाती है। और लिखा ना रुधिर, मतलब कि आर पार क्या झलक रहा है, मतलब कि आर पार चली जाती है। और इसके अंतर स्थित जो रंग का खून, जैसे रंग कैसे खून, रुधिर मतलब होता है खून, लिखा ना हरित रुधिर,
मतलब हरा जो नया नया पत्ते हैं वो जैसे सूर्य की किरण जब पत्तों पर पड़ती है तो हरा रुधिर जैसे हरे रंग का खून झलकता है, ठीक है, तो वो आर पार नजर आता है, ठीक है, झलकता है, तो हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक तक। तो जब हम दूर तक इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुक कर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। निर्मल नील फलक तक वो नीला रंग का आंचल फैला रहा है आसमान, ठीक है, इस तरह का प्रतीत होता है। आइए हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति हमारी है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किनकिणियों है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाकत गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिली नीली, ठीक है, नीलम की कली तीसी नीली। तो आइए इसका भावार्थ हैगा जो पंक्तियों में कवि ने फसलों की लदी हुई लिखा ना, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं जो फसलों में लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया बड़े रोमांचक ढंग से किया गया है। जो खेतों में गेहूं के फसल उगने पर धरती बहुत ही रोमांचक लगती है, और जो अरहर की सनही फसलें सोने की करधनी जैसी लगती है, सोने की करधनी जैसी लगती है। अरहर सनही की सोने की मतलब कि सोने की करधन जैसी लगती है। किनकणियों की शोभाशाली उड़ती भीनी तेलाक गंध। तो यहाँ पर जो अरहर की जो सनई की सोने की करधनी जैसे लगती है, जो धरती रूपी युवती मतलब युवती मतलब लड़की, धरती को एक लड़की का मानवीकरण की तरह बताया गया है कि धरती रूपी लड़की की कमर में बंधी हुई है, जो हवा चलने पे हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। लिखा किनकिन शोभाशाली, तो क्या ध्वनि उत्पन्न कर रही है, और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरा वातावरण में खुशबू सी फैल रही, उड़ती भीनी तेलाक गंध, वो सरसों की जो फूलों की वातावरण में क्या खुशबू फैल रही है, तेलाक गंध, ठीक है, और फूली सरसों पीली पीली लो हरित धारा में झांक रही। तो यहाँ कहना चाहते इस हरी हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जब तीसी के नीले फूल, जो तीसी होते हैं, तीसी भी एक बीज होता है, तीसी के जो नीले नीले फूल होते हैं, फूल की अपना सर उठाकर झांक रही है। लिखा है लो हरित धरा को झांक रही नीलम की कली तीसी नीली की। तो अपना सर उठा के झांक रहे, इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनही की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य को बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से जो फसलों में लगी हुई अलग अलग फसल है, गेहूं है और जौ है, अरहर है, ये तीसी है, तो उनकी सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी, रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही है सखिया मटर खड़ी, खलमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूल पर सुंदर, फूले फिरती हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। तो हमारे यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा प्रस्तुत कविता, जिसमें यहाँ पर कि खेत के जो विभिन्न रंग खेत में विभिन्न रंगों के फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न रंगों के फूलों के बीच में खड़ी मटर की फसल हंस रही है। यहाँ लिखा है रंग रंग के फूले रिल मिल हंस रही हैं सखियां मटर खड़ी, मतलब कि वहाँ की जो विभिन्न रंगों के फूलों के बीच में खड़ी मटर मतलब फसल जो मटर की खड़ी हो चुकी है, मटर आ चुके हैं, तो खड़ी मटर की फसल हंस रही है, ठीक है, और मखमली पेटियों सी लटकी, मतलब जो क्या फसल को जो कोई सखी जब सज धज के तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं, सारी सखियां देख के उसको मुस्कुराने लगती है, और इसी बीच में फसलों के बीच एक लदी लड़ियां खड़ी हैं, और इस
सबके बीच में कई तरह के रंग बिरंगे तितलियां भी आ गई हैं, लिखा ना। अब यहाँ पे क्या, खलबली पेटियों से लटकी है। छीमिया, छीमिया मतलब जो मटर होते हैं, मटर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं तो उसको छीमिया किया जाता है, कहा जाता है। छीमिया छिपाए बीज खड़ी, तो क्या हुआ, वह इतनी लदी हुई है, लदी हुई रंग मतलब कि एक लग रहा है कि वहाँ पे सभी सहेलियां हैंगी, सखियां हैं जो एक दूसरे को मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने लगती हैं, और इन्हीं के बीच फसलों की बीज लदी हुई है, लड़ियां खड़ी हैं, मतलब छिमिया की लड़ी खड़ी हैं। और आगे, फिरती है रंग रंग की तितलियां, फिरती है रंग रंग की तितलियां, और इन सब के बीच में कई तरह के रंग बिरंगी तितलियां फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही हैं। और फिरती है फूल स्वयं पर, और उड़ उड़ के वृत्तों से वृत्त तक क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही हैं, और क्या कर रही है, और इस तरह से प्रस्तुत पंक्ति में कवि की कल्पना सजग और उठी है, और जिसमें उन्होंने रंगों भरे प्राकृतिक वातावरण को बड़ा ही मन भावन चित्रण किया है, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे मटर की फसल के बारे में कितना सुंदर चित्रण किया है कि एक छीमी को एक साज सज्जा की सहेलियों ने आपस में खड़े होकर बातें कर रही हैं, और तितलियां एक दूसरे के फूलों पे जा जाके क्या कर रही हैं, एक मतलब एक फूल से दूसरे फूल से ऐसे जाके वो क्या कर रही हैं, मजे ले रही हैं, खुश मना रही हैं। तो इस प्रकार का इतना सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया। तो आइए हम अगला जो पंक्ति पढ़ेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई है आम्र तरु की डाली, झर झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुस्कुराती जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूलों के आड़ू नींबू और दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो यहाँ पे कवि ने ग्राम मतलब गांव की जो गांव में क्या बसंत ऋतु जो बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, कि कवि कहते हैं कि जब अब क्या लिखा, अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई है आम्र तरु की डाली। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी, सुनहरी मतलब सोने जैसी, सोने, यहाँ पे स्वर्ण मतलब ना स्वर्ण, रजत स्वर्ण मंजीरों, तो सोने जैसी क्या प्रतीत हो रही, सुनहरी चांदी, रजत मतलब होता है चांदी, चांदी रंग की क्या लिखी, आम की बेरों और कलियों से लदी हुई है। क्या कली, जब आम आने लगती है तो कलियां आ जाती है, तो उसे कलियों से लदी हुई है। और हर झर रहे हैं डाक पीपल के दल, हो उठी है कलियां मतवाली। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ों की पत्तियां क्या झड़ रही हैं, पतझड़ में क्या पत्तियां झड़ रही हैं, और इन सबको क्या करती है, कोयल क्या करती है, हो उठी है कोयल मतवाली, और कोयल करती है, और इन सबको कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। मधुर संगीत क्या कर रही है, सुना रही है। महके कटहल मुकित जामुन, जंगल में झरबेली झूली। वो कहना चाहते हैं कि पूरे वातावरण में कटहल की महक महसूस हो किया जा सकता है। आपको पता है कि जब कटहल का अगर लाके हम कटहल घर में रख देते हैं काट के, तो उसकी स्मेल पूरे घर में महक जाती है। तो उसी प्रकार से वो कहना चाहते हैं पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है, कि आधे पके जामुन तो देखते ही बनते हैं, लिखे ना, मुल्कित जामुन मतलब आधे पके जामुन देखते ही बनते हैं, ठीक है, यह ना मुल्कित जामुन, आधे जामुन अध पके देखते ही बनते हैं। यहाँ लिखा है आगे कि जंगल में झरबेली झूली, जंगल में झरबेली झूली, फूले है आड़ू नींबू दामिल और आलू गोभी बैगन मूली। तो कहते हैं कि झरबेली बेरों से लदी, बेरों को झरबेली मतलब जो बेरे हैं वो क्या झलबेरी की तरह लदी हुई हैं। खेतों में कई तरह के फल सब्जी उग चुके हैं, जैसे आड़ू नींबू अनार गोभी बैगन मूली इत्यादि क्या फसल उग चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। तो हमारा ये, पीले मीठी अमरूद में अब लाल लाल चितियां पड़ी, और पक गए हैं सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की डाली जड़ी, लह पालक मह धनिया, लौकी लो सेम फली फेली, और मखमली टमाटर हुए लाल, और मिर्चों की बड़ी हरी थैली।
तो यहाँ जो हमारे कवि जी कहना चाहते हैं, वसंत ऋतु के होने के कारण अमरूद के पेड़, लिखे ना कि पीले अमरूद, मीठे अमरूद में अब क्या लाल लाल चित्ते पड़ गए, जब अमरूद मीठे हो जाते लाल लाल चित्ते पड़ गए उस पे। तो अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का संकेत देते हुए कि अमरूद अब मीठे हो चुके हैं। पक गए हैं सुनहले मधुर बेर और अमली के तरू की डाली, और बेर भी क्या पक चुके हैं सुनहरे रंग की तरह। अब क्या जैसे बेर होते हैं कैसे लाल लाल सुनहरे ब्राउन से हो जाते हैं, तो बेर भी अब पक चुके हैं। और आंवले के फल से पूरी डाली भी लदी हुई, आंवले के लिखा ना आंवले से तरू की डाली जड़ी। अब आंवले के पेड़ जो आंवले के पेड़ जो क्या उसके डाली पूरी झुक गई है, लदी हुई, मतलब कि डाली लदी हुई है जैसे किसी गहने मोती जड़े हुए हैं, जैसे कि गहने जड़े मोती जड़े हुए हैं। ठीक है। लहले पालक महमे धनिया, लौकी लो सेम फली फेली। तो कहना चाहते हैं कि पालक पूरे खेत में लहला रहा है और धनिया की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। और धनिया की पता है धनिया की कितनी अच्छी स्मेल आती है। तो खेत की धनिया इतनी सी भी लो, बहुत ज़्यादा सब्जी में डालो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वही कहना चाहते हैं महमे धनिया। ठीक है। तो लौकी लो सेम फली फैली, तो लौकी और सेम की लताएं क्या हो के पूरे खेत में फैल गई हैं, क्योंकि पता है लौकी और सेम क्या लताएं जमीन पे फैलती है और उसमें उगता है, तो उसकी क्या लताएं पूरे खेत में फैल गई हैं। और मखमली टमाटर हुए लाल, जो टमाटर क्या अब लाल हो चुके हैं, मानो जैसे कि जमीन में मखमल बिछा हुआ, जमीन में कैसे जैसे मखमल बिछा हुआ है। मिर्चों की बड़ी हरी है थैली, और पेड़ों पे क्या अब जो मिर्ची के पेड़ है पौधे लगे हुए हैं, अब क्या उस पे गुच्छे की तरह क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हरी थैली की तरह लग रहे हैं, हरी थैली की तरह लगे हुए, इतने घने गुच्छे बने हुए, लग रहा है कि हरे रंग की थैली वहां पे टंगी हो। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है एक फसल का, और पेड़ों पे किस प्रकार से उग रहे हैं आम, किस प्रकार मीठे और अमरूद उगे हुए हैं, किस प्रकार से वहाँ आंवले और लहसुन धनिया का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि फसल का, तो बसंत की जो फसल का। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी, बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बुगले कंगली की संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलकिन पर मगरोठी रहती है सोई। तो हमारे यहाँ पे कवि ग्राम श्री कविता में प्रस्तुत पंक्ति में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे गंगा तट का सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया गया, लिखा बालू की सांपों की से अंकित, जो बालू है कैसे लग रहा है सांपों सा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे कि पंत गंगा के किनारे जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेते के बालू के टीलों की रेते नहीं बन जाती टेढ़ी मेढ़ी, तो वहां पे कैसे लगता है सांप जैसा प्रतीत होता है। ठीक है। तो जैसे लगता है कि सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया है, और उस रेत पे क्या अब लिखा गंगा की सतरंगी रेती, तो सुंदर लगती सरपत छाई, और क्या लगता है कि सांप ने उस पर निशान छोड़ गया, और उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही, कैसे ना आ रही सतरंगी, गंगा की सतरंगी रेती। अब जैसे लग रहा कि वहां रंग बिरंगे सूर्य की जो किरणें पड़ रही है उस बालू की टेली पर, तो किस पर से रंग बिरंगी नजर आ रही है, और उस रेत पर पड़ी सूर्य किरणें बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। और गंगा तट पर बिछी हुई घास, जैसे लिखा ना किस यहाँ पे तट पर तरबूजों की खेती और अंगुली की कंघी से बुगले, मतलब कि तट पर तरबूजों की खेती है, जो तट पे क्या तरबूजों की खेती हो रही है, कि वहां पे तट पर बिछी हुई घास, जैसे लग रहा कि कोई तट के किनारे क्या घास बिछी हुई है, तरबूजों की खेती की ही सुंदर इतनी दिखाई पड़ रही है कि लग रहा है कि कोई घास बिछी हुई है और वहां पे तरबूज नजर आ रहे हैं। उंगली की कंघी से बगुले, तो वहां से क्या गंगा के तट पे शिकार करते हुए बगुले, जो बगुले क्या करते हैं जो शिकार करते हैं, तो कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो अपने पंजों से कंगली को, जैसे लगता है कि सवार रहे, कंगली को जैसे सवार रहे, मानो कि वह कंघी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मानो वो कंघी कर रहे हैं कि कंगली, ठीक है, सवारते हुए, कंगली को लगता है कि सवारते हुए, ऐसे लगा कंघी कर रहे हैं।
तिरते जल में सुरखाव पुलकिन पर मगरोठी रहती सोई। तो कहते हैं जैसे कि सुखराव या चक्रवात, जब चक्रवात आता है, चक्रवाक या पक्षी एक होता है, जो चकवा एक पक्षी जल में तैरता है, पक्षी जो जल में क्या करता है, तैरता है, ठीक है, जल में तैरता है वो। और मगरेठी पक्षी से आराम से सोए हुए हैं, वहां पे ऐसा लगता है सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। तिरते जल में सुख साव, मतलब कि सुख मतलब आराम कर रहे हैं, सुर खाव पुलकिन पर, और मगरोठी रहती सोई सी। तो वहां पे क्या है लिखा ना, सोई सी। तो वहां पे क्या है, सुखराव, ये सुखराव कह सकते हैं, चकवा पक्षी जल में जो तैरते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं, मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। मगरौठी पक्षी जो होंगे ना, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे आराम से सोए हुए हैं गंगा जल के तट के किनारे। तो आइए जो हमारी अंतिम पंक्ति है उसको पढ़ेंगे हम। तो अगली पंक्ति हमारी, तो हंसमुखी हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में निसंग शांत, निज शोभा से रहता जनमन। तो इस प्रकार से आइए, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं हमारे कि यहाँ पर कवि ने गांव की हरियाली और शांति का, प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर सरल वर्णन में चित्रण किया है। उनके अनुसार कि हंसमुखी हरियाली हिम आ तब, सुख में अलसाए से सोए हुए। तो कहते हैं कि उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेती की हरियाली पर पड़ती है, खेती की हरियाली पर जब पड़ती है, तो वे इस तरह से चमक उठते कि मानो खुशी से झूम रहे हैं, मानो खुशी से क्या, झूम रहे हैं। कवि को दोनों आलस्य से भरे हुए, कैसे, आलस्य से भरे हुए हैं ना, यहाँ पे आलस्य से क्या हुआ है, यहाँ भरे हुए, आलस्य से सोए हुए, आलस्य से भरे हुए सोए हुए प्रतीत होते हैं, जैसे सर्दी की रातों के ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रहे। लिखा अध भीगी, ठीक है, भीगी अधियाली सी निसी, निसी मतलब रात में, मतलब सर्दी की रातों में ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ते हैं। और तारक स्वप्नों में खोए हुए, जैसे कि यहाँ पर जिनमें मानो कि जैसे कि तारे मानो कि किसी अपने में खोए हुए लग रहे हैं। अब सपनों में क्या, खोए हुए लग रहे हैं। तारक सपनों में जैसे खोए हुए, तारक सपनों में खोए हुए, ठीक है, तारक सपनों में खोए हुए। तो जैसे लग रहा है कि जितने भी तारे हैं वो क्या लग रहा है, सपनों में ऐसे खोए हुए, नींद में सोए हुए और खोए हुए हैं इस बार, ठीक है। और मरकट डिब्बों सा खुला ग्राम, तो जैसे लगा इस वातावरण में पूरा गांव कैसा लग रहा है, किसी रत्न की तरह लग रहा है, किसी रत्न की तरह लग रहा है, जैसे हीरे मोती से जड़े हुए रत्न की तरह लग रहा है, जिसमें ठीक है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जैसे कि जिसमें आकाश की नीले रंग, आकाश के नीलम मतलब नीला नभ मतलब नीले आकाश, नभ मतलब आकाश, नीले आकाश की चादर ओढ़ रखी है। चादर कैसे ओढ़ रखी है, से निरुपम हिमांत में निसंग शांत, जैसे प्रकाश शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति, अनुपम मतलब शांति, चारों तरफ शांति की अनुभूति हो रही, शांति जैसे प्रतीत हो रही है, ठीक है, शांति ऐसे क्या प्रतीत हो रही है। जैसे निज शोभा से रहता है जनमन, जैसे कि जिसमें गांव के सभी लोग क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में आएगा, निरुपम हिमांत में निषद शांत, निज शोभा से रहता जनमन। तो इस शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिसमें गांव के सभी लोग क्या बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। लिखा ना, शोभा से रहता हरता जनमन, तो क्या वो प्रभावित हो रहे इस वातावरण को देख के। तो इस प्रकार से हमारे सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा ग्राम सी का जो बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया, गांव का वातावरण, खेती, हरियाली, पेड़ पौधे, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है। तो ये पाठ हमारा खत्म हो जाता है, तो आगे हम पढ़ेंगे पाठ को। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।